नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। जेल पहली भर्ती परीक्षा 20 नवंबर से होनी थी 2 दिसंबर तक, और 2 दिन पूर्व इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से कैंसिल कर दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये लोगों के सामने आया कि जिन छात्रों ने रिजर्वेशन करवा लिया है, क्या उन छात्रों का पैसा पीबी के द्वारा रिटर्न किया जाएगा? आने वाली परीक्षाओं के साथ भी इस तरीके का व्यवहार तो नहीं होगा, और सरकार किस तरीके से छात्रों के साथ है? और साथ ही साथ जब बेरोजगार युवा आंदोलन हुआ था, उसमें जो एफआईआर हुई थी, वो एफआईआर अभी तक वापस नहीं हुई। ऐसे कई सारे सवाल हैं और आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रही है नेहा बग्गा जी, कांग्रेस से फिरोज नमस्कार। सिद्दीकी जी और शिक्षक हैं, और साथ ही साथ बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष हैं दिनेश सिंह चौहान जी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। नेहा जी, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा कि जेल पहली भर्ती परीक्षा होनी थी 20 नवंबर से। 2 दिन पूर्व सूचना आती है कि ये एग्जाम कैंसिल की जाती है। छात्रों का कहना है कि हमने रिजर्वेशन करवा लिया, हमारा नुकसान हुआ है। जो बेरोजगार है, पहले से ही परेशान है, गरीब छात्र हैं, तो उनके साथ क्या अब उनका वो पैसा वापस हो पाएगा, या सरकार किसी तरीके का एक्शन जिम्मेदार अधिकारियों पर लेगी? गिरिराज जी, देखिए, ये जो जेल प्रहरी की परीक्षा होने वाली थी जिसे अभी आगे बढ़ाया गया है, जी इसको पीईबी कराता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कराता है। कुछ इसमें गड़बड़ियां पाई गई थी जी और गड़बड़ियां देखने के बाद इसको पोस्टपोन किया गया, इन परीक्षाओं को। जी नंबर एक। नंबर दो की ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जो परीक्षार्थी थे उनने अपना रिजर्वेशन करा के रखा था, उनको जो दिक्कतें आई होंगी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत समय से विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी करता है, रिजर्वेशन करवा कर रखता है। जी एक उसके ऊपर मेंटली भी एक प्रेशर रहता है परीक्षाओं को लेकर। और इस पे सरकार जो है वो चिंता कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको किस प्रकार से मदद पहुंचाई जा सकती है एग्जामिनेशन कैंसिल होने की वजह से। पर एक बात और है कि जब किसी प्रकार से परीक्षा को आगे बढ़ाया जाता है, तो आप ये समझिए कि ये तैयारियां जो हैं प्रशासन की तरफ से भी की जाती हैं। एक पूरा मैनेजमेंट लगता है, एक पूरे तरीके से इसमें जो खर्चा है वो भी सरकार व्यय करती है। सरकार का भी बहुत बड़े पैमाने पे इस तरीके से नुकसान पहुंचता है। पर जी बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को, अगर विद्यार्थियों की कुछ इस प्रकार से मांग आएगी, तो सरकार उस पे विचार करेगी। और जो इसमें अधिकारी थे जिनकी वजह से ये समस्याएं सामने आई है, सरकार उसके बारे में भी जांच कर रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। फिरोज जी, नेहा जी का कहना है कि सरकार भी निश्चित रूप से एक बड़ा व्यय खर्च करती है। सरकार नहीं चाहेगी कि उनका खुद का भी नुकसान हो, और परीक्षार्थियों के साथ जो हुआ है तो सरकार जो है उनके साथ है, विद्यार्थियों के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, सब बात मैं सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हूँ। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सवाल करती है कि जिन बच्चों ने अपना व्यय कर दिया कोरोना काल में, वैसे ही उनके अभिभावकों की हम देख रहे हैं कि दीगर लोगों की माली हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थितियों पे बड़ी आघात पहुंचा है लॉकडाउन के बाद से। जी छोटे व्यापारी हों या नौकरी पेशा लोग हों, तो जिन बच्चों ने अपने रिजर्वेशन करा लिए, कुछ बच्चे 5, 6, 7 दिन, एक हफ्ते पहले से भोपाल में आकर होटलों में रह रहे थे, जी आपने अचानक 2 दिन पहले ही अगर ये परीक्षाओं को निरस्त कर दिया, तो पहली चीज तो आप उनको जो है हर्जा खर्चा दे सरकार। उन जी बच्चों का जो जो भी है अपना बिल प्रस्तुत करे, उनको पैसा मिलना चाहिए बच्चों को। किसी का रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन का रिफंड नहीं मिला है तो रिजर्वेशन का पैसा ले सकता है। जो यहाँ आ गया है तो उसके आने जाने का और होटल का वो खर्चा सरकार को देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने इतनी बड़ी परीक्षाओं को निरस्त कर दिया, तो सरकार ने एक कारण गिनाना भी उचित नहीं समझा। जी किसी सरकार ने किसी की जिम्मेदारी तय करना भी उचित नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, शिवराज सिंह जी से, कि आखिर क्या कारण थे जिस वजह से आपने ये परीक्षाएं निरस्त कर दी? क्या महज उपचुनाव को देखते हुए ही आपने ये निर्णय लिया और इसको जब उपचुनाव संपन्न हो गए तो आपने ये इसको बंद कर दी योजना इसको? दूसरा बात यह है कि पहले से ही ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के शिक्षक जो हैं चयनित हैं, सरकार उनको ज्वाइन नहीं करा रही। पटवारी हैं, उनको जो सरकार ज्वाइन नहीं करा रही। तो ये जो नया शगुफा जो सरकार लेके आई है, हम चाहते हैं कि सरकार ये भी बताए कि उसने बजट का क्या प्रावधान किया। आपने हर डिपार्टमेंटों के बजट कम कर दिए। जो स्टैब्लिशमेंट का बजट था, हमारी जो सरकार थी, हमने 21
16-17% से बढ़ाकर हमने 21% तक व्यय बढ़ाया था, और उसको इस जो आने वाले मार्च के बजट में उसको 23-24% तक ले जा रहे थे, क्योंकि हमको लोगों को नौकरियां देना थी और नौकरियों में संविदा शिक्षकों को भी देना थी। सरकार को ये भी जवाब देना चाहिए। और जो 4000 पुलिस वालों की वो मात्र घोषणा है या वो वाकई सरकार करने जा रही है? युवाओं का सबसे पहला तो ये कि पटवारी और ग्रेड 1 ग्रेड 2 के जो शिक्षक घूम रहे हैं, जिनको चयन करके पीईबी ने दे दिया है, सरकार के पास सूची भेज दी है, उनको प्रमाण पत्र दे दिया है, उनको सरकार ज्वाइन क्यों नहीं करा रही है? तो ये सारे सवाल हैं। कुल मिलाकर ये एक शगुफा था सरकार का, जो मुझे आज लगता है, और सरकार ने अगर निरस्त की है तो सरकार को बताना चाहिए कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद हम इस परीक्षाओं को पुनः आयोजित कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। उन्होंने तो छोड़ दिया, अनिश्चितकालीन के लिए जो है स्थगित कर दी। अब जो बच्चा, जो अब अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहा था, वो उसका मनोबल टूट गया। अब वो ये सोच रहा है कि पता नहीं अब दोबारा कब होती है पढ़ाई, तो उसका पढ़ाई से भी एक संपर्क टूट जाता है। सरकार को हम ये कहते हैं, पहली चीज आप जवाब दीजिए और जिम्मेदारी तय करिए कि ये परीक्षाएं दोबारा कब की जाएंगी। एक तिथि बताए सरकार, या माह बताए कि इस माह में आयोजित की जाएगी। बिल्कुल। दिनेश जी, आपने नेहा जी की बात सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विद्यार्थियों की जो परेशानी है उसको वो समझते हैं, सरकार का भी इसमें व्यय होता है, और साथ ही साथ फिरोज जी का जो कहना है कि जो सरकार जल्द से जल्द परीक्षा कराए, कांग्रेस इसको लेकर के बेहद चिंतित है। क्या कहेंगे आप बतौर शिक्षक और पढ़ाते भी हैं? सबसे पहले तो नेहा बग्गा जी को भी और फिरोज सिद्दीकी साहब को और आप तीनों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार जी। मेरा जो एक मुख्य उद्देश्य है इस बात का, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी 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 बोलिए। तो मेरा जो सबसे मुख्य उद्देश्य पहले इस बात का आता है कि भर्ती परीक्षा एक तो मुश्किल से पूरे 1 साल में एक परीक्षा होने जा रही थी जी। जिसको भी क्या कर दिया गया, उसको टाल दिया गया जी। और ये पहली बार नहीं टला है, दूसरी बार टला है। सच्चाई तो है कि इसकी परीक्षा होनी थी 3 नवंबर से, जिसको टाल दिया गया था, 20 नवंबर कर दिया गया था। और इस कोरोना की महामारी के समय में भी जिस प्रकार से बच्चों ने तैयारी की, और तैयारी करने के लिए कुछ बच्चे बाहर भी आए, क्योंकि मैं भोपाल में हूँ, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को कि भले कोचिंग बंद है फिर भी क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं होती तो बाहर रह करके किसी प्रकार से उन्होंने खर्चा वहन किया। उधार लेकर के किसी से बच्चे आए कि भैया 10-20 हजार रुपए उधार दे दो, 2-3 महीने तैयारी कर लें। और जब एक बात आती है कि अनिश्चित काल, मतलब जब कोई डेट नहीं है तो उसका मतलब होता है अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक ऐसे प्रशासनिक जो अधिकारी जी है जी, वो सबके सब जो है इस पूरे के पूरे प्रकरण में इनके खिलाफ जो है चाहे मामला दर्ज किया जाए, चाहे सरकार जो भी एक्शन ले और इन पर पेनल्टी भी लगाई जाए। साथ ही साथ में सरकार को अपनी इस बात को सोचना पड़ेगा, फिर से झांकना पड़ेगा इस चीज के लिए कि आपने वहां पर ना तो कोरोना का बोला, क्योंकि आप बोल नहीं सकते कोरोना, क्योंकि कोरोना काल में इलेक्शन हुए, इलेक्शन हुए और 40 लाख से ज्यादा जनता ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, वहां पर कोरोना नहीं था। और बड़े बड़े जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं, अच्छे से आपने भी देखा, मैंने देखा, मैम ने भी देखा और फिरोज साहब ने देखा है। नीट हम जानते हैं कि जो रैली में जो लोग घूम रहे हैं उनसे बेहतर जो है जो रैली में जो लोग आते हैं आयोजित हुई है। हाँ नीट की बिल्कुल, वही मैं आ रहा हूँ सर वहीं पर आ रहा हूँ मैं जी। और इसके अलावा बाकी जो चीजें हुई, जैसे यूपीएससी का पेपर 4 को हुआ, आपने देखा पूरे देश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, नीट का पेपर हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, तो फिर ये जेल ब्रेक एग्जाम क्यों नहीं हुआ? आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना का, तो इसलिए शायद सरकार ने कोरोना के बारे में कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि फिर उनको हो सकता था कि झेलना पड़ता है इस चीज का। और अगर आप दिसंबर में भी एग्जाम, नवंबर में भी एग्जाम नहीं करवा सकते हैं तो फिर सिंपल है कि पैसा रिफंड करिए बच्चों को, और साथ ही साथ में जिन लोग बच्चों ने फॉर्म भरा था उन बच्चों को भरपाई दीजिए आप, क्योंकि जो बच्चा तैयारी किया है उसको आप दीजिए, क्योंकि साथ साथ जिसने रिजर्वेशन करा है उसका दीजिए। और जहां तक जैसे नेहा जी ने कहा कि सरकार व्यवस्था करती है, तो मैं नेहा मैम का थोड़ा ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ कि परीक्षा फॉर्म पीवी का लगभग 700 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए होता है जी। तो अगर 250 रुपए एन एवरेज लेते हैं तो जेल पर ही के एग्जाम में बैठ रहे थे इस बार 3,70,000 बच्चे, और जहां तक मेरा मैथ कहता है 3,70,000 का अगर मल्टीप्लाई करिए 250 से तो होता है 9,25,00,000 रुपए होते हैं। बहुत बड़ी भारी भरकम राशि होती है। अगर उसका एक दिन का इंटरेस्ट भी बनाया जाए तो बहुत ज्यादा जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी पहले तय करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक दिन में जो पेपर होना था वो होना था 37,000 बच्चों का पेपर होना था एक दिन में पूरे प्रदेश में, तो 37,000 का अगर मल्टीप्लाई 500 से करिए तो देखिए कितना पैसा बर्बाद हुआ उन बच्चों का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये देना चाहिए।
दूसरी जैसे फिरोज साहब ने कहा कि भाई पटवारी के लोग घूम रहे हैं बाकी चीजों, तो 15 महीने आपकी सरकार थी, आप एक ऑर्डर पास करना था आपको, एक नोट शीट पास करनी थी आपको। रहा तक सवाल रहा कि इनका बेचारे जूनियर सेल्समैन घूम रहे हैं, 3000 जूनियर सेल्समैन है, वो सिर्फ नियुक्ति के लिए घूम रहे हैं। तो कैसे अजीब तब प्रदेश है, अजीब से पता नहीं समझ में मेरे आता कि आप लोग एक तरफ कहते युवा आपके मुख्य चीजों पर हैं, और एक आती है तो डफली खेलती है, दूसरी आती है तो डफली खेलती है, या कि फिर मुख्य प्रश्न को शामिल मत करो, सीधे कह दो भैया आप हमारे सिर्फ नाम के घोषणा पत्र के नाम के हम घोषणा भी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्योंकि जब 15 महीने तो एक नोट शीट पास करनी थी कि भैया जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, एक नोट शीट थी, सीएम को कितना टाइम लगता है, पर वहां भी नहीं हुए। और अब अब इनकी सरकार भी आ गई है, सरकार पहले भी थी, तो अब इनको भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशिएट लेना पड़ेगा। और मुझे सबसे बड़ा जो डाउट है सिद्दीकी साहब और नेहा बग्गा जी, कि मुझे नहीं लगता कि 25 या 24 तारीख जो नोटिफिकेशन आने वाला है एमपी पुलिस का, वो भी आ पाएगा नहीं आ पाएगा, और 25 दिसंबर को फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा, एफआईआर वापस हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अभी आप इसी चर्चा में देखेंगे क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन आज जो मुझे शक हो जा रहा है, जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं, वो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं नेहा मैम या सिद्दीकी साहब कि पुलिस की भर्ती भी कैंसिल कर दी जाए, या परिहार कांड बोल करके उसको हटा दिया जाए, कुछ ऐसा कुछ? बिल्कुल नेहा जी, मुख्य रूप से जो सवाल है वो यही है, जैसा कि फिरोज जी ने कहा और दिनेश जी भी कह रहे हैं कि छात्रों का जो नुकसान हुआ है उस पर किस तरीके से उसकी भरपाई की जा सकती है, और आने वाली जो परीक्षाएं क्या उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या सरकार उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि जिस दिन ये हुआ था उस दिन मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है तेलंगाना में दर्शन के लिए गए थे, तो कई युवा उम्मीद कर रहे थे कि वो चाहते तो ट्विटर से कोई कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दे सकते थे, क्योंकि परीक्षा जो है कई दिनों बाद आई है, और ऐसे में फिर परीक्षा कैंसिल हो जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल टूटता है। गिरिराज जी देखिए, 2-3 चीजों का पहले जवाब दे देती हूँ जो फिरोज भाई ने सवाल उठाए। एक तो उपचुनाव के फीवर से कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पा रही है, इसलिए परीक्षा में भी उन्हें उपचुनाव की याद आ रही है। उपचुनाव निकल गए, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है और एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है, तो उपचुनाव का इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अगर इस प्रकार की कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो इसका बोझ सरकार पर भी उठता है, सरकार इसकी पूरी तैयारी करवाती है। आप पूर्व में भी याद करिए कि जब जब परीक्षार्थियों को इस भर्ती का सामना करना पड़ा है, जब जब परीक्षार्थी इन भर्तियों में शामिल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है। 15 माह की कांग्रेस की सरकार में अतिथि शिक्षकों ने जिस तरीकों से बहनों ने अपने सिर मुंडवा दिए थे, उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हर 2 महीने 3 महीने में जीतू पटवारी जी और इनके जो मुख्य नेता हैं वो तिथियों को आगे बढ़वा देते थे। ये मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने देखा है। पटवारी जिस तरीके से सड़क पर आ गए थे, ये भी मध्य प्रदेश ने देखा है। आप याद करिए कि पीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन पर रोक इनने लगा कर रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी, और जिसको लेकर परीक्षार्थी जो हैं वो कोर्ट में भी गए थे। ये मामला कोर्ट में गया था। पीबी का नोटिफिकेशन एक बार भी 15 माह की सरकार में कांग्रेस पार्टी सामने नहीं लेकर आ पाई। और ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, नीट की परीक्षा आप याद करिए, नीट की परीक्षा पे सबसे बड़ा रुदाली गैंग अगर कोई था तो ये कांग्रेस के नेता थे, जो कहते थे नीट की परीक्षा कैसे हो जाएगी, नीट की परीक्षा कैसे करवा दोगे, अगर नीट की परीक्षा करवानी है तो सरकार क्या करने वाली है। तो इन्होंने देखा और प्रदेश की जनता ने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले के बाद से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल नीट की परीक्षा व्यवस्थित तरीके से करवाई, परंतु जो बच्चे हैं उनके लिए बसेस भी अरेंज करवाई, उनके लिए जो सुविधा थी, उनके साथ जो एक अभिभावक जा सकते थे, एक या 2 लोग जा सकते थे, उनके भी जाने की पूरा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी सरकार ने लेकर कराई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो रुदाली गैंग है, जो कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बार बार आ जाती है, ये युवा भी जानता है। क्या युवा ने ये नहीं देखा कि ये किस तरीके से अपना एक अट्रैक्टिव सा वचन पत्र लेकर आए थे? 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, एक व्यक्ति को नहीं खड़ा कर पाए सामने, एक ऐसा युवा नहीं ला पाए जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे दिया। पर शिवराज जी की सरकार के आने के बाद, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे थे, अतिथि शिक्षकों को काफी हद तक जो है उनको रेगुलराइज किया गया है। बाकी जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 5 दिन पहले लिंक ओपन किया है कि वो उसका आवेदन दें, जो बचे हुए हैं। काफी लोगों की नियुक्ति परमानेंट करने की हो चुकी है। आने के बाद अभी कोरोना काल में
और उसके बाद जो बाकी हैं उनके लिए लिंक ओपन करके उनसे आवेदन मंगवाए गए हैं। उस पे भी निर्णय सरकार ने ले लिया है। लगातार जो है गृह मंत्री इस पर अलग अलग उस पे कार्रवाई कर रहे हैं, अलग अलग चीजें जो है उनका शिलान्यास हो रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि पीटीआरआई के अधिकारियों के साथ उन्होंने प्रदेश में बैठक करी है, ट्रैफिक डायरेक्टरेट कमांड सेंटर बनाया जाएगा उस पर चर्चा करी है, और इसी तरीके से लगातार चाहे मध्य प्रदेश में दूसरा पुलिस ड्राइविंग सेंटर बनाने की बात हो, उसका शिलान्यास हो गया है। पीबी की परीक्षा पर भी मैंने आपसे कहा कि नोटिफिकेशन 25 तारीख को आने वाला है, दिनेश जी को भी इसकी जानकारी है। अब ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ सवाल उठाकर जनता को भ्रमित करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि जनता या युवा इनकी बातों में अब आएगा। मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर सरकार है और गंभीरता से युवाओं के विषय को लेती है और इस पर निर्णय भी कर रही है। जी फिरोज जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। नेहा जी ने कहा कि उपचुनाव से उबर नहीं पाई है कांग्रेस पार्टी और इस समय भी उपचुनाव की बातें कर रही है, और साथ ही साथ जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया। और साथ ही साथ फिरोज जी, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस की अगर हम बात करें युवाओं के साथ की, तो ऐसा नजर नहीं आता कि प्राथमिकता से मुद्दे उठाने में सक्षम हो पा रही है कांग्रेस? क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दे भी उठाएंगे हम जी, और ये अब शिवराज जी को परीक्षाएं करानी पड़ेंगी। जी, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दें कि इन्होंने दृष्टि पत्र में 10 लाख रोजगार देने की बात की थी जी, और इन्होंने 60,000 जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनको निकाल दिया बाहर। हमसे पूछिए आप, अतिथि शिक्षक 4700 थे, हमने 2000 को रेगुलराइज किया, बाकी के 2700 थे उनको, बहनों को, सबको कहा था कि आप अपनी नौकरियां ज्वाइन कीजिए। पीएससी में हम या तो ग्रेस मार्क के थ्रू आपको एंट्री देते हैं या हमको एक बड़ा बजट है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए मुझे एक बड़े बजट की व्यवस्था करनी है, 2000 मैंने आपके एडजस्ट कर दिए, बाकी के 2700 को भी हम एडजस्ट कर देंगे। और उसमें हमको रिजर्वेशन के भी कई सारे क्लॉज हैं जिनको देखना पड़ेगा। उसका एक था, लेकिन सरकार ने कभी ना नहीं कहा। हमने आज जो मोहन यादव जी हैं उन्होंने मिलने से मना कर दिया अतिथि शिक्षकों को। इनके एक नेता सड़क पे उतर रहे थे अतिथि शिक्षकों के लिए। लिंक ओपन करने से क्या होता है, कर दीजिए लिंक ओपन, आप करते रहिए। शिक्षकों की भर्तियां शुरू हो चुकी हैं भाई साहब, मैंने आपको बताया कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, परमानेंट उन्हें कर दिया गया है। 60,000 तो अभी और जो कंप्यूटर बचे ऑपरेटर हैं निकाल दिए शिक्षा उनके लिए विभाग लिंक में ओपन से। कर दिया आप है। इसी किसको अंदर तरीके से आप करेंगे? भ्रम जो पैदा लगी करने हुई की कोशिश नौकरियां करते हैं, हैं। जो कंप्यूटर लगी हुई नौकरी ऑपरेटर आपने क्यों निकाले? चलिए बताइए, ऑपरेटर शिक्षक तब शिक्षा चेंज विभाग होते के हैं 60,000 जब कंप्यूटर टेंडर की ऑपरेटर क्यों व्यवस्था चेंज निकाले? होती है, जब कंपनी चेंज होती है तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी आते हैं। ये एक 60,000 परमानेंट वो जॉब पर नहीं रहते हैं, ये ये परमानेंट टेम्पररी जॉब पर ही, एम्प्लॉय रहते हैं, ये टेंडर बेस संविदा पर नियुक्ति रहते पे हैं। थे, ये इसी संविदा तरीके से नियुक्ति आप पे भ्रम थे, फैलाते हैं। ये आपका ये जो भ्रम संविदा फैलाने नियुक्ति का पे थे, तरीका है वो कंप्यूटर ये ऑपरेटर खुद संविदा स्वयं नियुक्ति पे साक्षी थे, है। आप बता दीजिए, अगर संविदा नियुक्ति कंप्यूटर पे थे। ऑपरेटर स्वयं क्यों साक्षी क्यों है, उसे पता भोपाल में है कि वो प्रदर्शन टेंडर किया उन्होंने? व्यवस्था से आया क्यों था, टेंडर भोपाल समाप्त में हो गया तो उन्हें प्रदर्शन जाना किया है ही होगा। ना? भोपाल, अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ मैं एक भोपाल में प्रश्न प्रदर्शन जो किया है उन आप लोगों ने, बहुत दोनों बड़ी बड़ी नेहा न्यूज जी, बनी, अखबारों ने छपी है वो। नेहा जी और सिद्दीकी आपके साहब झूठ और दोनों से भ्रम मैं फैलाने से कुछ नहीं होना जाना। नेहा मैम, जी दिनेश जी मेरा बोलिए। जो सवाल है, मेरा सवाल जो है, देखिए बेरोजगारी पर जब बात होती है तो जो है, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझसे लड़ना नहीं आता, ना ही चीजें आती, मैं स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखता हूँ। नेहा जी मेरी एक बहन की जैसी हैं और इसलिए अपनी बात रखता हूँ। फिरोज भाई हमारे बड़े भाई हैं और तो इसलिए मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं इसीलिए चाहता हूँ मुद्दे पर जो बात है, मुद्दा सिर्फ ये रहा है कि नेहा जी आप पहले भी आई थी और आपसे एक बात हुई थी कि भाई जो 44 लोगों पर जो एफआईआर हुई है, सांकेतिक एफआईआर भी हुई है, उसको वापस का, अब तो सरकार आपकी है और सब कुछ आपका है। क्योंकि अगर बच्चा भी 24 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा मैम, तो आपको ही पता नेहा जी की फॉर्म भरा जाएगा, मानती हैं आप? नहीं मानती? वहां पे एक कॉलम आदेश में लिखा होता है कि क्या आपके ऊपर कोई धारा पंजीबद्ध है। बच्चा अगर कहता है यस, तो उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। और उसके लिए बच्चा को क्या चाहिए? नो, किसी प्रकार की कोई धारा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा क्राइम करने नहीं गया था, बल्कि आपको ही पता है कि एक बेरोजगारी से जिस प्रकार से उसको डर था, तो अपनी बेरोजगारी को रोजगार मांगने गया था। और अगर एफआईआर हुई है, पहली बात तो लोकतंत्र में युवाओं के ऊपर कभी एफआईआर नहीं होती अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो। पूरे वीडियो फुटेज अवेलेबल है नेहा जी, आपको ही पता, सिद्दीकी साहब आपको ही पता है। बहुत शानदार तरीके से आंदोलन था, किसी भी प्रकार का ना तो उपद्रव हुआ, धीराज जी आपने भी देखा, कुछ नहीं था। जितनी बार पुलिस ने पकड़ा, चुपचाप बच्चे बैठ के चले गए। मैं खुद गया था, मेरे साथ 44 लोग गए थे, जिसमें 27 लड़कियां भी थी। तो मेरा ये मानना है मैम कि इन जो युवाओं की जो एफआईआर है उसको वापस कराया जाए, ताकि जो 24 तारीख को जैसा आपने कहा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि ऐसा पीबी में डाला हुआ है कि 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और दिसंबर इसका फॉर्म भरे जाएंगे।
तो उसके पहले ये जो FIR वाला मुद्दा है इसको सुलटाया जाए। मैम क्या कहती है इसके बारे में आप? जी मैम, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिनेश जी, बहुत स्पष्ट है कि मैंने आपसे पिछली डिबेट के दौरान भी ये बात कही थी कि अगर ये सिर्फ युवाओं का, छात्रों का एक आंदोलन होता तो बात अलग थी, पर उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन युवाओं को अपने निशाने पे लिया, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। कांग्रेस के नेता PC शर्मा हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान जी हो, उन्होंने कोरोना काल में एपिडेमिक एक्ट लगे होने के बावजूद बिना अनुमति के, बिना शासन प्रशासन से अनुमति लिए सड़क पर जिस तरीके से इकट्ठा होने का काम किया, एक उसके तहत जो कार्रवाई की गई है, अब शासन प्रशासन उस पर जांच भी कर रहा है। जो लोग केवल विद्यार्थी हैं पर निशाना बना दिए गए कांग्रेस की अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उन पे जो FIR है उसको वापस भी लिया जाएगा। पर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी राजनीतिक चालबाजी को समझ नहीं पाए। ये हमेशा चुनाव के समय युवाओं को मुद्दा बना देते हैं, युवाओं को सामने रखकर उनपे गोलियां चलवा देते हैं, उनके ऊपर कंधे पर रखकर गोलियां चलवाते हैं, उन्हें ट्रैप में फंसाने का काम करते हैं। और ये राजनीतिक एक पूरा प्रोग्राम एजेंडा दिखाई दे रहा था स्पष्ट तौर पर। सरकार आपको अनुमति नहीं दे रही, किसी प्रकार के आंदोलन उस समय हो नहीं रहे, किसी प्रकार के प्रदर्शन हो नहीं रहे, कोरोना चल रहा है, कांग्रेसी नेता जो है फ्रंट पर रहकर अपने फोटो अपॉर्चुनिटी को अपना रहे हैं और उसमें PC शर्मा जी का बकायदा बयान आ रहा है, दिग्विजय सिंह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है, कम से कम बच्चों के साथ नहीं होगा। अगर ये सवाल मेरे पर है, सवाल मेरे पर, इसका जवाब मैं दूंगा। PC शर्मा जी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया तो क्या गलती की है उन्होंने? ये गलत है क्या? मैं ये सवाल करना था ना आपको अपने बैनर में। भाई हमने युवाओं के साथ एक्सटेंड किया है अपना सपोर्ट। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी तो अपना योगदान इसमें कुछ बता नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी तो इंडिविजुअल युवाओं के बारे में कह रही थी कि युवाओं का प्रदर्शन है, पर ये पूरा कांग्रेस का ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एजेंडा था। युवाओं के लिए, युवाओं को कांग्रेस का पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आप जिस युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का वादा कर उसको आपने ठगने का काम किया, पटवारी को अपडेट नहीं कर पाए, अतिथि शिक्षक। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर नेहा जी, आपने ये कह करके कि ये जो हमारा आंदोलन था वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, आपने हम लोगों की बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी इस बात को लेकर के, और आपने हमें सिद्ध करने का प्रयास किया है कि तुम बेरोजगार थे, बेरोजगार रहो, और तुम्हारे ऊपर क्राइम का जो थप्पा जला दिया। दिनेश जी देखिए, नहीं मैम, बात ये ना, मैम आपने ये कहा ना, सिद्दीकी साहब, मैंने यहाँ मैम को एक चीज बताना चाहता हूँ, तौर पर समझ में आता है, पर जहाँ पर PC शर्मा इसको लीड कर रहे हो, जहाँ पर दिग्विजय सिंह PC शर्मा कोई लीड नहीं कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगर बेरोजगार प्रोपेगेंडा नजर आएगा। इसमें पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस पार्टी का था कि वो युवाओं के नाम से इस प्रकार से पेंडेमिक एक्ट का मजाक उड़ाना चाहते थे। जहां पर पीक पर मध्य प्रदेश में कोरोना जा रहा था, वहां पर बिना कार्यकर्ता सम्मेलन करिए, एक मिनट मेला लगाइए ग्वालियर में। शर्मा के पीछे मैं आपसे बस एक ही चीज पूछ, नेहा जी, युवाओं को कोई रोक नहीं है, युवाओं को कोई रोक नहीं है। आप एक बार नहीं 100 बार करिए, आप 100 बार करिए, कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकती है नेहा जी, अपना प्रस्ताव सामने रखिए सरकार मेला लगा सकती है। पर आप जिस तरीके से ट्रैप में आए हैं कांग्रेस पार्टी के, जिस तरीके से सिद्दीकी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप शांत हो जाइए। सिद्दीकी साहब शांत हो जाइए, कांग्रेस पार्टी दे रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैम का जवाब दे रहा हूँ। चलाने का काम किया, उनको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसको लीड में रखकर। दिनेश जी बोलिए। मैम मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं? मैम मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुन लीजिएगा। जी बोलिए। मैं दिनेश सिंह चौहान, मैं मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हूं। मैंने लगातार आंदोलन किए हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन किए। मैंने 14 फरवरी को मैंने बोर्ड ऑफिस पर आंदोलन किया था, मैं अरेस्ट हुआ था। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर FIR नहीं दर्ज की। मेरे साथ 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और SDM के सामने हम पेश हुए। हमने उनसे पूछा क्यों, और उन सबसे पूछा क्यों आप आए, हम बोले रोजगार नहीं मिल रहा। और जब ये बात उस समय तत्कालीन बाला बच्चन जी को पता चली, 8,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकली थी। मैं झूठ नहीं बोलता किसी चीज के लिए, 24 तारीख की न्यूज उठा के देख लीजिए।
हमने 14 फरवरी को आंदोलन किया था, 24 तारीख को भर्ती प्रक्रिया के लिए चर्चा शुरू हो गई थी। मार्च में क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम तभी उनसे खपा था, इसलिए हमने उनके खिलाफ भी आंदोलन किया था, फूलबाग में आंदोलन किया था, बोर्ड ऑफिस आंदोलन किया। उसके बाद लगातार जब कोरोना काल चल रहा था, 10 दिन तक मैं अकेला जाकर के सीएम आवास में 74 बंगले में जाकर के आवेदन करता हूं कि मामा जी सब कुछ की बातें सुन रहे हैं, एक मात्र कैलेंडर अपडेट कर दीजिए। वो अपडेट नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं लगातार मंत्रियों के पास गया, बड़े बड़े मंत्रियों के पास गया, उन्होंने बात नहीं सुनी। तो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर दिमाग जाता है कि अगर पक्ष ना सुने तो विपक्ष के पास जाओ, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक है वो भी जनसेवक है, दे आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, और हमारी पब्लिक सर्वेंट 2,10,000 रुपए मंथली पाते हैं वो, इसलिए ताकि अगर पक्ष नहीं सुनता तो विपक्ष सुनेगा। हम विपक्ष की बात खुद कहते हैं। मैम रुके मेरी बात पूरी हो। मैं गया था दिग्विजय सिंह जी के पास, पहले पक्ष नहीं सुने तब। मैं गया था पीसी शर्मा जी के पास, जब पक्ष नहीं सुना तब। और मैंने सभी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, समाजवादी, सबको मेरा ट्विटर अकाउंट में चल जाइएगा, सभी पार्टी को मैंने आमंत्रित किया था कि 4 तारीख को आंदोलन है, कृपया करके जो भी आना चाहता है खुले मंच पे आके बात करे। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं ना। और ना तो इतनी कांग्रेस में क्षमता है कि युवाओं के आंदोलन को हाईजैक कर ले, ना बीजेपी में क्षमता है। बस आरोप लगा सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर क्रांतिकारियों ने बलि दी है, इस बार रोजगार भाइयों के लिए दे देंगे। अगर आज हम फॉर्म नहीं भर पाते, 44 लोग नहीं भर पाते, तो सिंपल है, कल के लिए क्रिमिनल ही, जब ऑफिशियल क्रिमिनल बन जाएंगे तो कल के लिए गुंडे मवाली बनेंगे। इस समाज के लिए एक समाज जो हमें धब्बा देगा वही तो बनेंगे। आज सिपाहिया बनने की प्रयास कर रहे हैं कि समाज को हम बचाने के लिए एक अच्छे नागरिक के तौर पे एक अच्छी नौकरी करें। और जब ये जितने लोगों का एफआईआर हुई ना मैम, वो सब गरीब है टोटल बच्चे, क्योंकि मेरे पास सबका अकाउंट नंबर है, सबका कॉन्टेक्ट नंबर है। डीआईजी आपके इरशाद वली साहब मुझसे मिल चुके, सारी तहकीकात कर चुके, उन्होंने पाया कुछ भी कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस की एक नोट सीट मिली थी बस, और कुछ नहीं। ना मेरा उनसे लेना देना ना कुछ। मैं उतना ही प्यार मोहब्बत से बीजेपी से मिलता हूं, उतनी प्यार मोहब्बत से कांग्रेस से मिलता हूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर हैं। क्योंकि एक पक्ष में है तो एक विपक्ष में है, और सेकंड सीएम कहलाता है विपक्ष का नेता। क्यों, अगर सीएम नहीं सुनता तो विपक्ष का नेता तो कम से कम सुने। इसलिए विपक्ष में बैठाया जाता है कि जनता ताकि काम कर सके और विपक्ष अपना काम कर सके। अगर विपक्ष बोलता है इसमें हम प्रोपेगेंडा, मैं नहीं कहता मैम, मेरी बात को राजनीति नहीं आती है, कमी है जी। नेहा जी, बस आपने दिनेश जी की बात को सुना, और इसके साथ बस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कई बार मुख्यमंत्री जी और कई बड़े नेता भी कह चुके हैं भाजपा पार्टी के कि अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की पीईबी में जो अनियमितताएं हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो है उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे संदेश जाए आने वाले अधिकारियों के लिए कि अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी तो इसी प्रकार का कड़ा एक्शन जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन पर लिया जाएगा। गिरिराज जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। सरकार अपना काम करेगी, सरकार का क्या निर्णय होगा ये मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकती, पर मैं आपको इतना आश्वासित जरूर कर सकती हूँ कि अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त है जिनकी वजह से ये गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा, तो कार्रवाई होगी और मिसाल भी साबित होगी। अब दिनेश जी ने जो कहा, मैं सिलसिलेवार 2-3 बातों का जवाब दे दूं कि दिनेश जी कह रहे हैं फरवरी माह में कांग्रेस की जब सरकार थी तब उन्होंने आंदोलन किया। दिनेश जी बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है, आपने आंदोलन किया होगा। उस समय कोरोना काल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कोरोना जब चल रहा था तब आपने सरकार से कई बार संपर्क में आने का प्रयास किया, आपको अनुमति नहीं मिली। तो आपको इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए था। आप एक युवा हैं, आप शिक्षक भी हैं, आपको आपने कार्यकर्ता कोरोना में उन बच्चों की एफआईआर हुई है, बोलने नहीं दीजिए। कार्यकर्ता मेला लगाए तो कुछ नहीं है ग्वालियर में। एक शब्द नहीं कहा था। फिरोज जी, आपकी ये जो आदत है, आप फैक्ट को छुपा नहीं सकते इससे। नंबर 2 कि कोरोना काल में मेला लगाया था तो आपका आपने एफआईआर क्यों नहीं हुई लोगों पे? एजुकेटेड टीचर हैं, आप समझते हैं कि ये बीमारी जो है कितनी भयावह है। अदृश्य बीमारी से हमारे कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। आप जो छात्र अलग अलग रीजन से आते हैं मध्य प्रदेश के, खुदा ना खास्ता उनमें से किसी को कोरोना हो जाता, वो अपने जिले में ले जाते, अपने गांव, अपने परिवारों में ले जाते, तो जिम्मेदार ना पीसी शर्मा आपके साथ आके खड़े होते। कार्यकर्ता मेला जब ग्वालियर में लगा था, आपने संडे लॉकडाउन का उल्लंघन किया था, तो और हाई कोर्ट ने आपको नोटिस दिया, आपने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है बताइए। देखिए, मैंने भी यही कहा कि ये जांच का विषय है, प्रशासन इस पर जांच करेगा। अगर इसमें पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस का था जो वो युवाओं के कंधे पर
पर रखकर बंदूक चला रही थी, कांग्रेस तो का कार्रवाई कोई होगी उन पॉलिटिकल लोगों एजेंडा पर, नहीं था। क्योंकि हमने पैंडेमिक सिर्फ एक्ट सपोर्ट की एक्सटेंड गंभीरता को किया था जानते उनके हुए साथ। भी नेहा जी, आपने थोड़ा उस समय की समय कमी है, आपको प्रदर्शन रोकना करना सही चाहूंगा समझा। जी। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जाते जी, जाते गिरिराज जी, जी बोलिए। गिरिराज जी सुनिए, गिरिराज जी। जी जाते जाते और ये नेहा मैम से एक ही परीक्षाएं बात जो है, एक ही बस एक जो ये बात, नेहा जी एक परीक्षाएं बात है, नेहा जी एक बात, बस एक बात है। जी बोलिए। आंदोलन इसलिए मैंने किया क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान और बाकी जो माननीय लोग थे, जिन्होंने 23 तारीख को 3 दिन लगातार 50,000 लोगों को इकट्ठा किया ग्वालियर में, तो मुझे लगा कि 1,000-1,500 बच्चे अगर आ जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है मैम। इस पे ऐसा नहीं है मैम, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। पहले मैंने सरकार को देखा, मैंने सरकार को ही क्या किया, मैंने जो जिस प्रकार से सरकार ने करने का प्रयास किया, तो मुझे लगा जब सरकार, देखिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है दिनेश जी। पैंडेमिक एक्ट जो है ये बीमारी जो आप है सबको दे नहीं मैम, दीजिए। आपने भी झेल अनुमति रहा नहीं ली, है। बीजेपी ने बिना अनुमति अनुमति नहीं के ली, रहिए। आपने ऑटो सोमो का आपका अनुमति कलेक्टर है तो दिया, लॉकडाउन मीन मत देखिए करिए। अगर आप पढ़े लिखे मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, दिनेश जी, लेकिन हमारे पास समय की इस कमी पढ़ता हूँ है मैम। और हम मैम, कार्यक्रम को नहीं समाप्ति रख की ओर ले जाना सकते। चाहेंगे। नेहा जी, सरोज जी और दिनेश जी, राजनीति करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप- से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों